गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा पाठ है नौकर। नौकर तो आप सब समझते हैं, ये गांधी जी के ऊपर आधारित एक है कि वे क्या करते थे और कैसे रहते थे। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। तो गांधी जी किसका कह रहे हैं कि गांधी जी जब आश्रम में थे तो बहुत सारे ऐसे काम करते थे जो अक्सर नौकर चाकर करा करते थे। वो चाहते तो नौकर चाकर से करवा सकते थे, लेकिन वे सारे काम खुद करते थे। वे जिस जमाने में बैरिस्टरी माने होता है वकालत करना। जब वकालत करते हैं लोग, वकील जो होते हैं उनको बैरिस्टरी करना कहा जाता है। तो बैरिस्टरी माने होता है वकालत करना। जब वो बैरिस्टरी करते थे, आपको पता है बैरिस्टर तो वो थे ही थे, तो उस समय भी वो अगर वो चाहते तो हजारों रुपये कमा सकते थे। उन दिनों कमाते भी थे, लेकिन फिर भी अपने प्रतिदिन सुबह उठ के अपने हाथ से चक्की पे आटा पीसा करते थे। और चक्की चलाने में कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी वो भी उनकी हेल्प करती, और उनके बच्चे साथ में जो रहते थे वो भी उनका हाथ बटाते थे, यानी कि हेल्प करते थे। और महीन मोटा आटा जैसा भी करना है वो करते थे। और साबरमती आश्रम जो उन्होंने बनाया था अपना आश्रम, आपको पता है कहाँ है ये? अहमदाबाद में, गुजरात के। तो वहाँ भी वो हमेशा, वहाँ जब उन्होंने आश्रम बनाया उसके बाद भी महीन काम या पिसाई का काम चालू रखते थे। और जब एक बार उनके आश्रम में मशीन खराब हो गई आटा पीसने की, तो उसको पहुँचवाने के लिए भी वो फौरन खड़े होकर के उसको ठीक करने भी चल दिए थे। आटा की चक्की ठीक करी उन्होंने। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे, मतलब कहते थे कि ये जरूर करना चाहिए। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपिनधारी शब्द होता है जो धोती वो पहनते थे, तो कोपिनधारी उनकी धोती पहनने का जो तरीका है उसे कोपिनधारी कहा जाता है। तो उस धोती पहनने वाले इस आदमी को महान व्यक्ति, क्योंकि बड़े व्यक्ति थे, सब उनकी बात गुणगान करते थे, तो लोग हैरत में आश्चर्य में पड़ जाते थे कि ये अनाज भी बीनते हैं। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। कोई भी हो जाए वो अपना काम करते रहते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कुछ छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। एक बार कुछ कॉलेज के छात्र उनसे मिलने आए, कोई छात्र उनसे मिलने आया, तो उन्होंने कहा कि बाबूजी अगर मेरे लायक कोई काम है तो आप मुझे बताइए। उन्हें ये आशा थी कि बाबू उन्हें कुछ पढ़ने लिखने का काम देंगे, क्योंकि कॉलेज के छात्र हैं, उन्होंने सोचा कि हमें पढ़ने लिखने का काम दिया जाएगा। तो गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली, मतलब भांप गए। एहसास हो गया कि ये क्या चाह रहा है, सोच रहा है क्या करना है। उनकी बात समझने के बाद वो बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक होता है आने वाला, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आने वाला जो है उसको बड़ी परेशानी हो गई, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था, अब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ था। उन्होंने खुद कहा था कुछ काम बताइए। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। तो यहाँ पे गांधी जी समझ गए थे कि उन्हें अपनी पढ़ाई का घमंड है और वो छोटे मोटे काम करना नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने उन्हें गेहूं बीनने का काम दिया, जिसको करते करते हुए बहुत थक गए और चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। भंडार यानी स्टोर गृह, जहाँ सामान रखा जाता। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, मतलब बहुत डांटते थे। उन्हें फल, सब्जी और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए जिसके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना, पर तब गांधी जी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है, यानी तुम्हारी पाचन शक्ति कमजोर है, इसलिए पके हुए केले खाने से आपका यह हाजमा ठीक हो सकता है। गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबले हुए चीजों के विरुद्ध
कुछ भी कह नहीं पाते थे। अक्सर गांधी जी खाना देते थे, लेकिन वो पौष्टिकता के आधार पर बहुत चटपटा खाना नहीं बनाते थे, इसलिए आश्रम वासियों को वो अच्छा नहीं भी लगता था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहते थे और चुपचाप खा लेते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन भर में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। जब वे जेल में रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ के जो कैदी लोग थे उनको खाना परोसने का काम भी किया है उन्होंने। आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से, आश्रम का नियम था कि बर्तन सब लोग अपने खाए के सब साफ करेंगे, और जो बनाए वाले बर्तन होते हैं उनको बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर धोते थे, यानी कि 4-5 लोग एक दिन, 4-5 लोग एक दिन, इस तरीके से। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिक लगी हुई थी। पैंदी माने होता है तला, तले में जब खाना पकाते थे तो कालिक जम जाती है। राख भरे हाथों से वह एक पतीले खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था, तब उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी, अच्छा नहीं लगता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे, यानी बर्तन उन्हें बिल्कुल साफ सुथरे चाहिए। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, निर्माण माने बन रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। तंबू टेंट वाले जो होते हैं, टेंट के हाउस जो होते हैं उनको तंबू कहते हैं। एक नवागत होता है नया आने वाला, जिसे आपने वहां पढ़ा आगंतुक आने वाला, और नवागत शब्द होता है नया आने वाला। पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। जब तंबू में लोग सोते थे तो सिर्फ बिस्तर उठा करके एक जगह रख देते थे, तो एक वहां पे नया नया आया था, उसको ये पता नहीं था कि ये कहाँ रखना है, तो इसीलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यह पता लगाने लग गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाकर रखने चले जा रहे हैं। ये इससे पता चलता गांधी जी किस काम में शर्म नहीं थे। किसी की हेल्प करनी हो, किसी का कुछ काम हो, तो उनको किसी काम में शर्म नहीं थी, वो सबकी बराबर हेल्प करते रहते थे। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे, अस्वस्थ माने बीमार थे, और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बांटा चुके थे, मतलब आटा पीसने का काम फिर भी कर चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। वो बीमार है और ये काम खुद करेंगे करके एक आश्रम वासी ने मदद करके ये कुएं से पानी खींच के खुद ना ले आए, इसलिए सबने फटाफट जो है जितने बर्तन थे सारे भर दिए उनके भरने से पहले। इस बात का उनको थोड़ा बुरा भी लगा। उन्होंने बच्चों के नहलाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर में उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। उन्हें तो हेल्प करने की सोची, लेकिन वो सोचते थे कि मेरे को शारीरिक तौर पे मैं अपने को कोई आराम ना दूं, तो फिर भी वो एक टब में पानी भर के लेके ही आ गए। शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। ढोया माने लेके गए थे। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टालिस्टाई बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर से बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। अनुकरण माने पालन कर, देखा देखी करना, नकल करना। वे सारे काम खुद करते और वो ये नहीं चाहते थे कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं महात्मा हूँ करके लोग मेरे हिस्से का काम भी खुद करें। और शारीरिक काम तो बिल्कुल भी किसी से अपने हिस्से का नहीं करवाना चाहते थे, और थकान नाम उनके पास नहीं था। युद्ध के समय में उन्होंने 42 मील तक की यात्रा भी वो पैदल करते थे और सुबह निकल जाते थे 2 बजे, और सारा काम निपटा के शाम तक घर वापस भी आ जाते थे। और ये उनको देख करके बाकी उनके जो साथ वाले थे वो भी चुपचाप खुशी खुशी इस काम को कर लेते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था जिसमें गांधी जी के साथी लगे हुए थे।
एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियों लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। जब वे मजदूर काम करके वापस लौटे कुआं खुदाई का करके, तो तब तो उन्होंने देखा गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार किया था। तो उन्हें थोड़ी झेप लगी। उन्होंने कहा, आप हम लेके लिए बड़े हो और मजदूरों के लिए ऐसा क्यों करें? उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है इस काम को करने में और मेरे पास टाइम भी था। आप लोग थके हारे आए हो तो आप लोग नाश्ता कीजिए। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। भारतीय प्रवासी जो होते हैं, जो हमारे देश से दूसरे देश में रह जाते हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीय थे, उनके नेता के रूप में एक बार वे ब्रिटिश सरकार के सामने बातें रखने के लिए लंदन गए थे। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रित किया। वहां के जो रहने वाले, भारत के रहने वाले जो वहाँ पढ़ने गए थे बच्चे, उन्होंने उनको अपने यहाँ भोज यानी पार्टी में निमंत्रण दिया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय लिया था। शाकाहारी आप तो जाते वेजिटेरियन। तीसरे पहर में, दोपहर के बाद के समय 2 बजे एक दुबला पतला और चेहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। 2 बजे के आसपास उनके पास एक आदमी आके उनके काम में हेल्प करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो उसने क्या देखता है कि वो दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम की भोज में निमंत्रण कर उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। तो जब छात्र उन्हें पहचानते नहीं थे उस समय तक, तो जब उनका नेता वहां आया तो उन्होंने देखा, अरे ये तो गांधी जी हमारे यहाँ के बीच में काम करे। तो उन्हें इस काम की सरमनी, जिनके लिए वो भोज का आयोजन किया गया था, वे स्वयं वहां जाके उनके संग काम में हेल्प कर रहे थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जी जब अपने डेरे पर लौटे थे, गांधी जी दूसरों से काम, जैसे अपना काम करते थे, इसलिए दूसरों से काम कराने में भी मैं माहिर थे। वो कहते थे कि शारीरिक श्रम में किसी की कोई होता नहीं, अपना काम सबको स्वयं करना चाहिए। तो बेटा लेसन पढ़ा है, तो ये पार्ट 1 है इसका अगला भाग हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।